यह कहानी दक्षिणी समुद्र की गहराई में शुरू होती है। एक पल के लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले ही क्षण पानी से एक रंग बिरंगा जीव अचानक ऊपर उभरता है। यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक जादुई समुद्री घोड़ा था। कहा जाता है कि जो कोई भी इसे देखता है, उसके पूरे साल के दिन शुभ होते हैं। समुद्र की लहरों में झूमता हुआ यह समुद्री घोड़ा जैसे दक्षिणी समुद्र को पहचानता हो, और दक्षिणी समुद्र भी उसे देखकर डरता नहीं बल्कि बहुत परिचित महसूस करता है। सभी लोग उसके अभिवादन के बाद उसकी पीठ पर सवार होकर समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। समुद्री घोड़ा बहुत तेजी से उन्हें एक याच जहाज तक ले जाता है। वहां पहुंचते ही पता चलता है कि वे एक डूबे हुए जहाज के पास लोगों को बचाने आए हैं। तभी एक डरावना राक्षस प्रकट होता है। समुद्री घोड़ा जान बचाकर भागता है, लेकिन राक्षस उसे देख लेता है और रास्ता रोक लेता है। जल्द ही सभी को पकड़कर एक जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन समुद्री घोड़ा हार मानने वाला नहीं था। उसने टेप की एक रोल निकाली और उसे स्टील के दरवाजे पर चिपका दिया। चमत्कारिक रूप से दरवाजा गायब हो गया और वह अपने साथियों को लेकर याच में बैठकर भाग निकला। लेकिन अभी उन्हें राहत भी नहीं मिली थी कि समुद्र में चारों ओर से शार्क्स ने घेर लिया। वे सभी तेजी से याच की ओर भागते हैं, लेकिन तभी समुद्र के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बनता है और पानी उसमें खींचने लगता है। अब पता चलता है कि ये शार्क नहीं, बल्कि उत्तरी समुद्र का विशाल राक्षस कैलिप्सो है, जिसकी तेज और डरावनी दांतें हैं। समुद्री घोड़ा भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाता और खींचकर उसकी खून भरी जबड़ों में चला जाता है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए याच को कसकर पकड़ लेते हैं और अंततः कैलिप्सो के पेट के भीतर पहुंच जाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद वे एक हैच तक पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो समुद्र में डूबे जहाजों और विमानों का मलबा फैला होता है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका एक दोस्त भी याच के साथ निगल लिया गया था। तभी याच जोर जोर से हिलने लगती है। कैलिप्सो का पेट सब कुछ चबाने लगता है। इस संकट की घड़ी में बॉक्सी को एक उपाय सूझता है। वह डेक पर चढ़ता है और पेट की दीवार की ओर जोर जोर से चिल्लाता है। यह तरकीब काम कर जाती है। पेट में एक दरार बन जाती है और समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसता है। बॉक्सी के आदेश पर मेई तेजी से उस दरार की ओर भागती है और जहाज को बाहर निकाल देती है। वे सब समुद्र से बाहर निकल आते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अब उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना था। एक पौराणिक गोल्डन वूल को ढूंढना, जो पृथ्वी पर जीवन को पुनर्जीवित कर सकता था। तभी बॉक्सी को समुद्र में एक रोशनी की लकीर दिखाई देती है, जो दरअसल एक लंबी दूरी की नेविगेशन मैप थी, जिस पर गोल्डन वूल की लोकेशन के कोऑर्डिनेट लिखे थे। वो तुरंत उस दिशा में रवाना होते हैं और शीघ्र ही एक द्वीप पर पहुंचते हैं, जो कभी एक मनोरंजन पार्क था, लेकिन अब खंडहर बन चुका है। वहां जमीन पर बहुत सारे समुद्री घोड़े पड़े थे। वे एक गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां अचानक कुछ बक्से उनके सामने गिरते हैं। बॉक्सी और उसके दोस्त घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एक आंख वाला विशालकाय दैत्य दिखाई देता है। पता चलता है कि उनके कुछ दोस्त पहले ही वहां पहुंच चुके थे और जादूगरनी का वेश धारण कर दैत्य के कंधे से गोल्डन वूल चुराने की कोशिश कर रहे थे। बॉक्सी फुर्ती से दौड़ता है, गोल्डन वूल को पकड़ता है और विशाल पत्थर से दरवाजा बंद कर भाग निकलता है। लेकिन जैसे ही वो निकले, एक और दुश्मन सांग ब्याओ सामने आकर गोल्डन वूल छीन लेता है और उसे एक पुराने प्रकाश स्तंभ के ऊपर रख देता है। इसके बाद प्रकाश स्तंभ के ऊपर से रंग बिरंगी रोशनी फूटने लगती है। यह सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं मिला। अचानक ही वह ताबूत फट गया और एक तेज झटका लहर की तरह चारों ओर फैल गया। ताबूत के टुकड़े हवा में उड़ते हुए एक पंजे का आकार लेने लगे। धीरे धीरे और भी टुकड़े एकत्र होकर एक विशालकाय राक्षस के रूप में फिर से जीवित हो उठे। यह वही राक्षस था जिसका जिक्र सोने के ऊन वाले व्यक्ति ने किया था। यह राक्षस उसका नाती था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राक्षस उसी व्यक्ति को पकड़कर किसी हिचकिचाहट के अपने मुंह में डाल लेगा और निगल जाएगा। हालांकि इतना करने के बाद भी राक्षस को पूरी ताकत नहीं मिली, इसलिए वह भीड़ की तरफ बढ़ा और एक और व्यक्ति को पकड़कर निगल गया। समुद्र देवता का पुत्र बॉक्सी उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे भेड़िए जैसे राक्षस ने रास्ते में रोक लिया। राक्षस उसे टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था। तभी एक पत्थर की चोट से वह उड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण एक विशाल पांव ने बॉक्सी पर हमला किया। सौभाग्य से बॉक्सी लुढ़क कर बच गया और तलवार उठाकर राक्षस की टखने पर वार किया। लेकिन फिर वही हुआ, टूटे हुए टुकड़े फिर से ताबूत में समा गए। अब राक्षस ने पहचान लिया कि बॉक्सी के हाथ में जो तलवार है वह एक शापित तलवार है, वही तलवार जो उसके अस्तित्व के मूल को नुकसान पहुंचा सकती थी। राक्षस ने बॉक्सी को कुचलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन बॉक्सी ने समय रहते बचाव किया। इस दौरान तलवार का वार राक्षस के कुछ हिस्सों पर पड़ गया, जिससे बॉक्सी उसके पंजों तक खींचता चला गया। राक्षस की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बॉक्सी हिल तक नहीं पा रहा था। साथी लोग घबरा गए। तभी बॉक्सी ने अपने पूरे बल से राक्षस की उंगलियां काट डाली और उसकी बांह से उसका सीना चीर दिया। उसने तलवार को राक्षस के शरीर में गाड़ दिया और फिर ऊपर से नीचे तक फिसलता हुआ उसके पूरे शरीर को काटता चला गया। राक्षस का शरीर फिर से टूटने लगा और उसे सोने के ताबूत में वापस सील कर दिया गया। उसके द्वारा निगले गए लोग भी बाहर गिर पड़े। हालांकि सांग ब्याओ ताबूत के ठीक ऊपर स्थित विशाल आंखों के पास जा गिरा। जैसे ही राक्षस पूरी तरह से सील हुआ, विशाल आंखों ने सोने का ऊन खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि सभी चैन की सांस लेते, एक बार फिर भेड़िए के सिर और पूंछ वाले राक्षस ने हमला कर दिया। इस बार उसने झपट कर श्याओ मेई की पीठ में पूंछ घुसेड़ दी। यांग नान तुरंत उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वह उस राक्षस से लड़ने में असमर्थ था। तभी वह विशालकाय दैत्य, जिसने पहले सोने का ऊन खींचा था, उसने एक चाकू से राक्षस की पूंछ को पकड़ लिया। राक्षस ने तुरंत अपनी सारी जादुई शक्ति खो दी और अगले ही पल पत्थर में बदलकर चूर चूर हो गया। श्याओ मेई की हालत नाजुक थी, उसका जीवन लगभग समाप्त होने को था। तब बॉक्सी ने जल्दी से सोने का ऊन उसकी पीठ पर रखा। एक
चमत्कारी दृश्य सामने आया। सोने के ऊन में हर घाव को ठीक करने की शक्ति थी। श्याओ मेई फिर से जीवित हो गई। इसके बाद वे सब सोने का ऊन गांव वापस लेकर गए और उसे जहरीले जादुई पेड़ पर लपेट दिया। पेड़ चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गया। गांव की अदृश्य सुरक्षा ढाल भी पुनः सक्रिय हो गई और अर्धदेवों की जनजाति एक बार फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगी।